गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी 12th क्लास सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी पार्ट के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इसी अध्याय के 3 वीडियो क्लासेस देख चुके हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम संसाधन नियोजन क्या है और यह क्यों आवश्यक है, भारत में संसाधन नियोजन की सर्वाधिक आवश्यकता क्यों पड़ती है और भारत में संसाधन नियोजन का क्या तात्पर्य है, संसाधन संरक्षण क्या है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो भी नीतियां अपनाई जाती है उन सभी नीतियों को ही हम संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अपनाई गई नीतियों को संसाधन नियोजन कहते हैं। ठीक है, भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। उसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि भारत में संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता है। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत में संसाधन उपलब्धता में प्रादेशिक भिन्नता है। भारत में संसाधन नियोजन अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि भारत में संसाधन उपलब्धता में क्षेत्रीय विभिन्नता बहुत ज्यादा है। तो इसलिए भारत में संसाधन नियोजन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में कुछ ऐसे प्रदेश ऐसे हैं जहां संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं तथा कुछ क्षेत्रों में संसाधन की कमी है। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि कुछ संसाधन विहीन क्षेत्र है या संसाधनों की कमी जहां पर पाई जाती है। कुछ प्रदेश संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर है। संसाधन उपलब्धता में आत्मनिर्भर है। कुछ प्रदेश संसाधन उपलब्धता में आत्मनिर्भर है, जबकि कुछ ऐसे संसाधन हैं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन
ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन जिनकी उन क्षेत्रों में कमी भी पाई जाती है। तो कुछ क्षेत्रों में संसाधन, कुछ क्षेत्र संसाधन उपलब्धता में तो आत्मनिर्भर है, किंतु विशेष प्रकार के कुछ संसाधन अनुपलब्ध है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यह कोयले के उत्पादन में अत्यधिक, यहाँ पर कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं और कई अन्य खनिज भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश कोयला व खनिजों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। जल संसाधनों की प्रचुरता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के भंडार है। राजस्थान वैसे तो इसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, जबकि राजस्थान में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के विपुल भंडार है। विपुल भंडार का तात्पर्य है राजस्थान गर्म प्रदेश है और यहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा काफी मात्रा में बनाई जा सकती है। परंतु राजस्थान में मूल विकास की कमी पाई जाती है और इस मूल विकास की कमी के कारण राजस्थान अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम विकसित क्षेत्र है। जबकि कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि संसाधनों का नियोजन इसलिए आवश्यक है कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला खनिज काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुरता है और राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के विपुल भंडार है। तो हम यह कह सकते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए केवल संसाधनों की उपलब्धता ही आवश्यक नहीं है। इसलिए संसाधनों का राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर नियोजन करना आवश्यक है। नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा दूसरा बिंदु है भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन एक जटिल प्रक्रिया है। एक संसाधन नियोजन
एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए संसाधन नियोजन के लिए एक सोपान या एक प्रमुख सीढ़ी दर सीढ़ी या 3 स्टेप है। 3 स्टेप में ये संसाधन नियोजन का कार्य किया जाता है। तो प्रथम बिंदु है संसाधन नियोजन के लिए देश के सभी संसाधन हैं, देश के विभिन्न संसाधनों की एक तालिका बनाना। सबसे पहला स्टेप है देश के विभिन्न संसाधनों के तालिका बनाना। और तालिका क्या रहेगी, तालिका के प्रमुख कार्य क्या रहेंगे। तालिका के माध्यम से हम संसाधनों की पहचान करके तालिका बनाएंगे। उस तालिका के आधार पर संसाधनों का नियोजन करने का प्रथम स्टेप किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें देश के संसाधनों की पहचान करनी है। देश के सभी संसाधनों की पहचान करने की कौन सा संसाधन किस स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो है का पहला कार्य होगा क्षेत्रीय सर्वेक्षण। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से हम देश में अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए संसाधनों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा वह होगा मानचित्र बनाना। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि इस स्थान विशेष पर पर्टिकुलर कौन सा संसाधन उपलब्ध है। तो उस संसाधनों से जुड़े हुए क्षेत्र विशेष का हमें मानचित्र बनाना होगा और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना होगा। तो संसाधन नियोजन की जो प्रथम स्टेप है उसमें सबसे पहले हमें देश के विभिन्न संसाधनों की एक तालिका बनाने की। तालिका किस आधार पर होगी, तालिका में सबसे पहले हमें संसाधनों की पहचान करनी होगी, देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करनी होगी। उसके बाद उस पहचान होने के बाद या पहचान करने के लिए हमें 3 स्टेप में काम करना होगा। सबसे पहले उस क्षेत्र विशेष का क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना होगा। फिर दूसरे स्टेप में उस क्षेत्र विशेष का मानचित्र बनाना होगा और तीसरे स्टेप में हमें संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना होगा। संसाधनों के गुणात्मक तात्पर्य है कि संसाधनों के कौन से गुण हैं, लोह धातु है, अलोह धातु है और उनकी कीमत क्या है, यह उनके गुणों के आधार पर उनका गुणात्मक अनुमान होगा। और दूसरा है मात्रात्मक अनुमान कि वहां पर संसाधन उपलब्ध तो है, तो उपलब्धता के बाद उन संसाधनों की मात्रा कितनी है यह हमें पता लगाना होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा संसाधनों के नियोजन में संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए संसाधन विकास या संसाधन नियोजन लागू करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी संसाधन विकास या संसाधन
नियोजन योजना लागू करने के लिए हमें देश में उपलब्ध उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल विकास एवं संस्थागत ढांचे का विकास करना होगा। इस बिंदु को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने पता लगा है कि किसी क्षेत्र विशेष में संसाधन तो उपलब्ध है, उनका क्षेत्रीय सर्वेक्षण हो गया, मानचित्र बना लिया, संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक का अनुमान लगा लिया। अब इन संसाधनों का दोहन करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए हमें संसाधन विकास की योजना लागू करने के लिए एक तो हमारे पास कौन सी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है यह पता करना होगा, उस संसाधन का दोहन या विकास करने के लिए या उपयोग करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौन सी है यह पता करना होगा। अपने देश में उन संसाधनों से जुड़े हुए कार्य करने के लिए मानवीय श्रम में कौशल का विकास करना होगा और उन संसाधनों के उपयोग करने के लिए संस्थागत ढांचों का निर्माण करना होगा। तो यह सेकंड स्टेप होगा संसाधन नियोजन प्रक्रिया में। तीसरी प्रक्रिया है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं में संसाधन विकास योजनाओं के लिए या योजनाओं संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। इस बिंदु को हम समझ सकते हैं, हमारे देश में कई विकास योजनाएं बनी हैं और कई विकास योजनाएं बनती है। तो संसाधन विकास योजना और हमारे देश में अन्य जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं उन दोनों में आपसी समन्वय या सहयोग स्थापित होना चाहिए। जैसे भारत में स्वाधीनता के बाद से संसाधन नियोजन की उद्देश्य पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का विकास किया गया था और भारत में संसाधन विकास योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही लागू कर दिया गया था। क्योंकि संसाधन नियोजन एक प्रक्रिया है, संसाधन नियोजन के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष का विकास किया जा सकता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होना एक आवश्यक शर्त है। यहाँ ध्यान रखना, किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होना एक आवश्यक शर्त है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि संसाधन, किसी देश में संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन अगर वहां पर उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है या ढांचागत विकास नहीं हुआ है तो वह क्षेत्र विशेष संसाधन उपलब्धता होने के बावजूद भी अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। तो किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है कि उस स्थान
विशेष पर संसाधन उपलब्ध होना जरूरी है, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए वहां पर ढांचागत विकास या प्रौद्योगिकी का विकास होना भी आवश्यक है। जैसे एक देश है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में संसाधन तो उपलब्ध है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और अपना सामाजिक और आर्थिक विकास के मामले में वो पिछड़े हुए हैं। जबकि दूसरा देश है जापान। जापान में संसाधनों की उपलब्धता नगण्य है, बहुत ही कम मात्रा में जापान में संसाधन पाए जाते हैं, किंतु जापान जैसे देश में प्रौद्योगिकी का और ढांचागत विकास का चरम रूप देखने को मिलता है। इसलिए वहां का सामाजिक आर्थिक विकास अत्यंत उन्नत स्तर पर है। अगला बिंदु है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण में हम अध्ययन करेंगे संसाधन संरक्षण बिंदु को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसाधन जो है किसी भी तरह के संसाधन किसी भी तरह के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी उपलब्ध पैदा हो जाती है। संसाधनों के विवेकहीन एवं विवेकहीन और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर सामने आती है। संसाधन होना किसी भी देश के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण उन देशों में सामाजिक आर्थिक एवं कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर आती है। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। संसाधन संरक्षण के ऊपर पिछले कई दशकों से कई नेताओं और कई समाज सुधारकों या पर्यावरण चिंतकों ने अपनी बात कही है। उसी आधार पर गांधी जी ने एक बात कही है, महात्मा गांधी जी ने हमारे पर्यावरण संसाधन संरक्षण पर चिंता व्यक्त की और उसके लिए कुछ शब्द दिए। हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध है किंतु पेट भरने के लिए गांधी जी के ये शब्द कि हमारे देश में या हमारे पास हमारे पृथ्वी पर
प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए और उनका पेट भरने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध है, किंतु उनके लालच को पूरा करने के लिए, उनके लालच से कमाए गए पैसों से उनकी पेटियां, उनकी तिजोरियां भरने के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो सीधी सी बात यह है, संसाधन संरक्षण आवश्यक हो गया है और लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग होना आवश्यक है, ना कि उनकी लालच की पूर्ति करने के लिए। उनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास, गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास का मुख्य कारण, संसाधन ह्रास का मुख्य कारण लोगों की लालची और स्वार्थी प्रक्रिया, लालची व स्वार्थी प्रक्रिया, लालची स्वार्थी प्रक्रिया, आधुनिक प्रौद्योगिकी, हम जो नवीन तकनीक यूज कर रहे हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार है। गांधी जी ये मानते थे कि अत्यधिक उत्पादन की बजाय समाज का एक बड़ा जन समुदाय मिलकर आपस में उत्पादन करे, उत्पादन उपलब्ध करवाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संसाधन संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की व्यवस्थित मुहिम जो है, सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम से प्रारंभ हुई। सबसे पहले यह संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद 1974 में सोमेश्वर नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक, सोमेश्वर नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के प्रकाशन के बाद यह मुहिम और ज्यादा समाज या विश्व के सामने आई और इस सोमेश्वर नामक व्यक्ति की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के दर्शन विचारों को फिर से पुनरावृत्ति मिली और बल मिला। इसके बाद 1987 में
1987 में ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक 1987 में ब्रुकलैंड आयोग 1987 में ब्रुकलैंड जो आयोग है उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के आधार पर वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण का मूल आधार में योगदान दिया या इस रिपोर्ट ने विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण पर विशेष योगदान दिया। ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने काफी कार्य किया था रिपोर्ट और सतत पोषणीय विकास की वकालत की और एक नारा या वाक्य उभर कर आया। ब्रुकलैंड आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट का नाम क्या था? हमारा साझा भविष्य। ब्रुकलैंड आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर। इस शीर्षक से जब यह ब्रुकलैंड आयोग की रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद से विश्व स्तर पर कई अलग अलग सम्मेलन हुए जिनमें सबसे पहला सम्मेलन था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।